नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। और आज एक बार फिर से मैं राजश्री आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसे विषय को लेकर इस कार्यक्रम में जो केवल ऐसा नहीं कि कानूनी दुनिया को छूता है बल्कि समाज के हर वर्ग हर अंग को छूता है। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों में न्यायपालिका और मीडिया दोनों ही हैं, लेकिन दोनों की भूमिका बेहद अलग है। आमतौर पर न्यायपालिका और मीडिया कार्यपालिका और विधायिका पर नजर रखती हैं और आज तक हम ऐसा ही देखते आए हैं कि इनके नजर रखने से बहुत कुछ बदल जाता है। ताकि ये निरंकुश न हो, इसकी ताकीद भी यही दोनों संस्थाएं करती हैं। लेकिन मीडिया लोकतंत्र के तीनों स्तंभों पर नजर रखती है और इस लिहाज से मीडिया काफी हद तक कहीं ज्यादा ताकतवर भी दिखती है। मीडिया न्यायपालिका पर भी रिपोर्टिंग करती है, लेकिन अगर न्यायपालिका की खबर लेते हुए सावधानी नहीं बरती जाए तो परेशानियां सामने आ जाती हैं। ये लक्ष्मण रेखा बेहद ही बारीक है और कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, ये समझना बेहद जरूरी है। हालिया कुछ ऐसे उदाहरण हमें मिले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी करके कहा कि मीडिया में छपी इन खबरों का खंडन किया जाता है। शीर्ष कोर्ट के एक वरिष्ठ जज के खिलाफ चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह की खबरें छपी और इसका खंडन सुप्रीम कोर्ट ने किया। शीर्ष कोर्ट ने बयान में कहा कि मीडिया में हाल ही में इस तरह की खबरें आई कि चीफ जस्टिस एक वरिष्ठ जज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह की खबर के लिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संस्था की गोपनीयता की एक अंदरूनी व्यवस्था है और इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना जारी नहीं किया जाता। सवाल ये है कि क्या न्यायपालिका की रिपोर्टिंग के दौरान मीडिया अब अपनी मर्यादाएं लांघ रहा है? क्या जिस दौर में आज हम हैं, जहां हर पल की खबर हमें मिल जाती है, कुछ पक्की कुछ अधकच्ची सी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या टेलीविजन हो या रेडियो हो या अखबार हो, एक तरह से हमारे चारों ही तरफ इंफॉर्मेशन का भंडार है और ऐसे में बेबुनियाद और अपुष्ट खबरों को भी पुष्टि मिलती जा रही है और उन्हें जगह मिल रही है। ऐसे में हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि क्या हम एक ऐसे काल से गुजर रहे हैं जब अपनी तीनों ही व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. सिकरी ने डिजिटल युग में प्रेस की आज़ादी विषय पर बोलते हुए स्वीकार किया कि डिजिटल दौर में न्यायपालिका दबाव में है। कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही लोग सोशल मीडिया पर बहस शुरू कर देते हैं। फैसला क्या होना चाहिए, ये बात न्यायाधीश को बताने लगते हैं और इसकी वजह से अदालतों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। एक और सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ ने स्पष्ट किया कि मीडिया पर सेंसरशिप लगाने का सुझाव वो नहीं दे रहे, लेकिन मीडिया में किसी न किसी तरह का स्वतः नियंत्रण होना चाहिए। अब ये भी बात नहीं कि न्यायपालिका की मीडिया रिपोर्टिंग एकदम से नकारात्मक है। जेसिका लाल, नीतीश कटारा, प्रियदर्शनी मट्टू आदि तमाम ऐसे चर्चित घटनाएं रही हैं, चर्चित केस रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मीडिया की सक्रियता से उच्च और उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। निर्भया कांड को भी हम इसी कड़ी में जोड़ सकते हैं, लेकिन आज मसला कुछ और है। कहा यह जा रहा है कि मीडिया की कवरेज जजों पर दबाव पैदा कर रहे हैं, जिससे कि न सिर्फ न्यायपालिका की इमेज या छवि खराब हो रही है, बल्कि लोगों को न्याय व्यवस्था पर जो विश्वास है लोगों का, वो भी डगमगाने लगा है। ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया पूरी तरह से रिपोर्टिंग एथिक्स का पालन नहीं कर रही। सोशल मीडिया के प्रचलन और प्रसार ने न्यायपालिका पर जिस तरह की टिप्पणी किए हैं, उसकी वजह से और भी अधिक चिंता हो रही है। ऐसे में सवाल अब ये है कि क्या आईटी एक्ट के प्रावधान अपने आप में पर्याप्त हैं ताकि हम आज की मीडिया पर इस को जिस तरह से बेलगाम अगर हो जाए तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही ये बातें भी हो रही हैं कि जिस तरह से कोर्ट की अवमानना का डर है, उससे कहीं मीडिया रिपोर्टिंग प्रभावित तो नहीं हो रही है। बहस फ्री प्रेस वर्सेस फेयर ट्रायल का भी है। जिस तरह से विदेशों में जुडिशियल रिपोर्टिंग के दिशा निर्देश बार बार बेंच मीडिया तय करता है,
क्या इस देश में भी वही होना चाहिए? हालात इतने गंभीर हैं कि देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी सोशल मीडिया के जरिए जजों पर पड़ रहे दबाव की बात कहनी पड़ी है। ये तमाम मसले हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि एक मीडिया के प्रतिनिधि होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें और हमारा काम तमाम लोकतंत्र की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो अन्य स्तंभ हैं, उनके ऊपर नजर रखना है, उनकी कमियों को बताना है और उन्हें सुधार की ओर ले जाना है, न कि उनकी आलोचना करके उन पर अनचाहा दबाव बनाना है। हम इसी कोशिश के तहत एक बेहद वरिष्ठ पैनल के साथ बातचीत भी करेंगे और साथ ही एक हल तक, एक समाधान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरह से कहा जाए तो दोनों ही पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। मीडिया की तरफ से भी किस तरह का दबाव होता है, किस तरह की स्थिति होती है और किन हालातों में रिपोर्टिंग की जाती है, ये भी हम देखेंगे। और साथ ही जो दूसरी व्यवस्था है, यानी कि न्यायपालिका की व्यवस्था और कानून की दुनिया के लोग जो हैं वो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, ये भी हम आज देखेंगे। तो आप, इसके पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराऊं, एक रिपोर्ट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी जिसमें आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से अब तक मीडिया और न्यायपालिका के रिश्ते की जो हम बात कर रहे हैं, किस तरह से अब तक चलता आया है। न्यायपालिका और मीडिया एक दूसरे के पूरक है। न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कानून के शासन को कायम रखने और न्यायिक प्रक्रिया की उपलब्धियों को उजागर करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया के एक वर्ग के रिपोर्टिंग के ट्रेंड जैसे सामने आ रहे हैं, उससे न्यायपालिका पर आघात के आरोप लग रहे हैं। मीडिया ट्रायल तो अलग मसला है। खास तौर पर सोशल मीडिया का दबाव जजों पर साफ दिखता है। कुछ दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बात रखी। I'm a great supporter of social media, of freedom. I know it is empowering, but this is a dangerous trend. Judges must be left completely independent to give judgment as to what they think is the correct mode in accordance with the rule of law. But this sinister trend of late developing globally and also in our country, that some people start campaigning as to what kind of judgment they expect. And the judgment is not in accord with that, then unleashing all the forces of criticism. Criticizing the judiciary, I always appreciate of the judgment. But some kind of norm has to be maintained if our rule of law has to acquire continued resonance. अभी प्रिंट मीडिया पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज चैनल पर न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन नजर रखती है, लेकिन सोशल मीडिया अभी भी काफी हद तक अनियंत्रित है। वैसे अब सरकार ने इसे कंट्रोल करने की पहल की है। आज प्रिंट मीडिया हो या फिर टीवी या सोशल मीडिया, न्यायपालिका की रिपोर्टिंग में संयम और विवेक की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक अहम मसला है जो आज की तारीख में जिसे समझना भी ज़रूरी है और आप तक इसे सही रूप में पहुंचाना भी ज़रूरी है, और इसलिए आज हमारा बेहद अहम पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जस्टिस नरेंद्र चपलगांवकर, पूर्व जज बॉम्बे हाई कोर्ट के, जस्टिस जीपी चौधरी, अध्यक्ष उपभोक्ता आयोग ओडिशा, पूर्व जज हैं ओडिशा हाई कोर्ट के, जस्टिस एन के गुप्ता, पूर्व जिला जज द्वारका कोर्ट, और डॉक्टर मनोज कुमार, संस्थापक हम्मुराबी एंड सोलोमन के, पवन दुग्गल साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा अतुल चंद्रा जुड़ेंगे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से। और सबसे पहले तमाम मेहमानों का स्वागत। और इसके पहले कि मैं आप लोगों से सवाल जवाब का एक दौर शुरू करूं, सीधे आपको बेंगलोर लिए चलती हूं और जस्टिस वेंकट चलैया का एक, बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं है उनके पास, बस एक फाइनल कमेंट जो उन्होंने दिया है इस पूरे मामले पर, वो आपको ज़रूर सुनवाती हूँ। Impression is that judiciary down the years in India has been treated as a holy cow, and that amount of respect for it
should not be understood to generate a kind of immunity from criticism. And that kind of sense of immunity will build in a little amount of irresponsibility within the system. You must constantly guard against it. And if the judicial system fails, the whole democratic edifice fails. जस्टिस वेंकटचलैया ने स्पष्ट किया कि जो न्यायपालिका है उसको जिस तरह से, ऐसा नहीं कि उसकी हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी सीमा को समझें मीडिया के मद्देनज़र। अब एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं सीधे आपके पास आना चाहूँगी जस्टिस चपलगांवकर। सीधा सवाल कि क्या वाकई आपको लगता है कि मीडिया रिपोर्टिंग से जजों पर दबाव पड़ता है? If the coverage is exercising some restraint, taking into consideration that this is a report about the judicial activity or judiciary, I don't think that any pressure would be there on the judiciary. It is only when the media exceeds the news element by their own opinion and includes their opinion about the merits of the case and go on pressing that merit, that this is the case, this is the merit, during the course when the matter is still pending, then there is some pressure on the judiciary, and judiciary has to fight with it. बिल्कुल। अतुल चंद्रा साहब, जब जजेज ये स्पष्ट कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म तक तो ठीक है लेकिन हम कहीं ना कहीं और आगे बढ़ रहे हैं, एक लंबा दौर देखा है आपने रिपोर्टिंग का, किस तरह से आप आज की तारीख में लीगल रिपोर्टिंग को आंकते हैं? देखिए, लीगल रिपोर्टिंग का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो काफी बदल चुका है पहले से, लेकिन उसके साथ ही साथ मीडिया का भी फॉर्मेट बदला है। जिस तरह से सोशल मीडिया आजकल एक्टिव है वो पहले नहीं थी, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में जितना रेस्ट्रेंट इस्तेमाल करते हैं लीगल रिपोर्टिंग के लिए, उतना रेस्ट्रेंट, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया में नहीं दिखाई देती है। बावजूद इसके अगर हम ये कहें कि मीडिया ने जुडिशरी को पूरी तरह से होली काउ मान रखा है, अभी भी हम 100% नहीं कहेंगे तो एटलीस्ट 90% तो यही है कि वो होली काउ की तरह ट्रीट की जाती है जुडिशरी। अब आप ये सोचिए कि जुडिशरी में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के अगेंस्ट सारे चार्जेस प्रूव हुए अभी रिसेंटली, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, वो रिटायर हुए बाकायदा। इस तरह के कई और उदाहरण हैं। सवाल ये है कि अगर जजेस का कॉन्डक्ट नहीं, पर ऐसा है कि मीडिया उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन अतुल जी, फिर कंट्रोवर्सी की कोई जगह ही नहीं बनती है। बिल्कुल। पर सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, लंबे समय तक एक्सपर्ट कहे जाते हैं कानूनी रिपोर्टिंग के लिए, और आज भी हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ा सवाल यही है, जो ये पूरा मसला उठा तभी से है, हालांकि बहुत दिनों से हम लोग इस सीमा को समझने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन फिलहाल जो ये मसला आपने हाल फिलहाल में जिस तरह से देखा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से लगातार टिप्पणियां की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट के फैसलों तक, इसके अलावा अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूं, और हमने देखा अखबारों में इस तरह की रिपोर्टिंग हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर दे दिया गया कि एक किसी वरिष्ठ जज के खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब क्या समझा जाए कि हम ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, टेलीविजन ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, प्रिंट ज्यादा जिम्मेदार है। आज की तारीख में अगर इसे आंकना हो तो ऐसा नहीं लगता कि अब समझने की जरूरत है, एक लक्ष्मण रेखा बनाने की जरूरत है? देखिए, लक्ष्मण रेखा की जरूरत पहले थी, और मुख्य दिक्कत की जो नेचर ऑफ और जो नेचर ऑफ जॉब है
जुडिशरी का, उसमें थोड़ा फर्क है। और वो फर्क ये, जर्नलिज्म में हम फैक्ट कई बार हम फॉल्ट रहते हैं, और जो जजेस उनका काम फैक्ट फाइंडिंग, वो जुडिशरी और उनका जजमेंट है, तो उनके लिए है कि तथ्यों के आधार पर तो एक वो नेचर ऑफ जॉब, उस काम फाइंडिंग का काम फैक्ट फाइंडिंग, तो कई बार इसमें दिक्कत है। दूसरी चीज, जो जजेस है वो एक तरह से कहें कि उनके काम पारदर्शिता, और मीडिया का काम हर जगह हम लोग खोजते हैं, तो इसके कारण एक स्थिति बनती है जहां जो ऐसी चीजें करना चाहते हैं उसके मीडिया के लोग पड़े होते। तीसरी चीज ये, एक तरह का दौर चला है जिसमें बहुत सारे चीजें खोजते हैं, जहां एक दिक्कत खासकर ऐसी जो बहुत ज्यादा, तो उसमें फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। आम तौर पे हमने एक लंबा दौर देखा, एक तरह का कन्वर्जेंस था जिसमें कि मीडिया कुछ कर रहा है, सो मोटो एक्शन ले, एक्टिविज्म हो रहा है, बिल्कुल, और मीडिया और दोनों मिल एग्जीक्यूटिव एक तरह से अकाउंटेबल आ रहे हैं, लेकिन करप्शन के केस आते हैं जिसपे, लेकिन अभी तो टॉप चल रहा है मीडिया जुडिशरी से रिलेटेड चीजों को हाईलाइट करता है, उसके कारण लेकिन कॉन्फ्लिक्ट केस। बिल्कुल, लेकिन सत्यप्रकाश जी, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, एक टीवी जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये जरूर समझती हूँ कि जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज देने की आदत हो जाती है, और आजकल सोशल मीडिया की वजह से भी ट्वीट करना है तुरंत, नहीं तो आप पीछे बाजार का जो दबाव आप कह सकते हैं इसको, ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि जजेज फैक्ट फाइंडिंग करते हैं और उनको उस तरह से रहना पड़ेगा, हमें अपना काम अलग तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे में बाज वक्त हमने देखा है कि कोर्ट के अंदर जजमेंट में पूरी बात नहीं रहेगी, वो अगर एक कमेंट भी है उसको हम हेडलाइन बनाने लगते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे मामले को एक तरह से बिल्कुल जो मामला होता है उसके उलट हम दिखाते हैं। ऐसे में लगता नहीं कि अब एक तरह की जैसे एक कोई खास तरह की गाइडलाइन हो हमारे पास, और तमाम जो संस्थाएं हैं वो फेल हो गई हैं इस तरह की गाइडलाइन हमें देने में? देखिए, आप जो चीज कह रही हैं वो कानून से तय नहीं चीज, और वैसे ही कानून है इस देश, तो हर कानून से कोशिश करना अच्छा नहीं है, क्योंकि लीगलिस्टिक हो जाता है जिसमें कि काम करने में बड़ी दिक्कत, मीडिया को भी ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोफेशनल फील्ड है, जैसे मेडिकल लॉ का है, हर का अपना एक जैसे बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल, इस तरह की बॉडीज हैं। खेद की बात है फील्ड में हमारा जो प्रेस है वो सिर्फ और जिस जर्नलिज्म को टेलीविजन को टेलीविजन जो एनबीए है और बॉडीज है, हाँ, वो सेल्फ है, और जो जिस तरह की रेगुलेशन चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल, ये है जी, उसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं जी, उस बिल्कुल, और वो जो तथ्यां जो इस्तेमाल जी वो उनके पास नहीं। जी, और इसी वजह से जो समस्या हो रही है वो देखना भी बहुत जरूरी है, और जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं उस पर भी हम आएंगे, और सोशल मीडिया के ऊपर भी आएंगे। लेकिन इस वक्त जस्टिस डीपी चौधरी भी जुड़े हुए हैं। मैं ये जरूर दिखाना चाहूंगी कि मीडिया की रिपोर्टिंग से जो दूसरा पक्ष है वो कैसे प्रभावित होता है। जस्टिस डीपी चौधरी, क्या आपको लगता है, आप पूरे अपने कार्यकाल में क्या कभी ऐसा दौर गुजरा जब आपने कोई इसी तरह के किसी रिपोर्टिंग की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा हो, या आपके किसी कोलीग को ऐसा करना पड़ा हो? Good evening to all. I can only speak that during my career of judiciary,
I never felt any awkwardness so far this media reporting concerned because that, as you say correctly, there is a Lakhan Rekha between the lines, and also the one has to work under this, as somebody said, that it has to do with the finding of facts. So finding of facts when the job of the judges, and that is a judicial ethics. So definitely they are working with their domain, and there is no any sort of judicial overreach or judicial activities. But it is within the domain of this constitution and the law. So whatever the powers being exercised by the judges, so they are actually finding the facts and accordingly applying the law. So in this context, I'll only say that so far this media reporting concern is to be untouched. But yes, if it is transgressing the actually right as for this, because beyond the ethics, beyond the ethics of the media, yes, definitely it will be disastrous for the society, not only for judiciary but of society, because you know the credibility of the all systems, all the forums, all the columns in the constitution is very much required to take care of the society. So what the judges say, the judges say for the society. जी बिल्कुल, लेकिन जैसे कि अतुल चंद्रा जी ने भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जजेस पर सवाल उठाने का काम भी हम मीडिया वाले ही करते हैं, और जो बहुत हद तक जायज भी रहता है। और दूसरी तरफ जैसे अभी तमाम उदाहरण ये भी दिख रहा है, और कानून मंत्री भी कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल चुके हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जिनका मैंने नाम लिया वो सभी ऑनरेबल जस्टिसेस ने भी कहा है कि मीडिया कई बार अपनी सीमा से आगे बढ़ रही है। मनोज कुमार, मैं आपको यहाँ पर दो वजहों से आपसे दो सवाल जरूर जानना चाहूंगी। एक तो ये कि सत्यप्रकाश जी ने कहा कि कहीं ना कहीं एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाने की जरूरत है। आप लोग काफी उस तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़े थे और काफी हद तक आपने मिलके सरकारी संस्थानों के साथ भी मिलकर काम किया था। एक तो किस तरह की बातचीत उसमें आगे बढ़ी थी, पहली बात तो ये। दूसरा, एक वकील होने के नाते आपने देखा होगा कई बार, चूंकि आप लोग सबसे पहले माध्यम होते हैं हमें जजमेंट समझने समझाने के लिए। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में जो पत्रकारिता हो रही है, चूंकि ये जर्नलिज्म इन हरी है, इस वजह से बहुत बार जो पत्रकार हैं वो गहराई में नहीं जाते और सुपरफिशियली रिपोर्ट करते हैं, जिससे नुकसान जुडिशरी को पहुंचती है, न्यायपालिका को पहुंचती है? जी धन्यवाद। मैं आपका सेकंड क्वेश्चन पहले लेना चाहूंगा जी। वहां से रास्ता निकलता है एक्सटेंडेड अथॉरिटी का। हम बुनियादी तौर पे देखें तो हमारी डेमोक्रेसी, उसमें 3 पिलर हैं, हम सब जानते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। चौथा पिलर फोर्थ स्टेट, प्रेस एंड मीडिया है। बुनियादी तौर पे जो भी आदरणीय जस्टिस वेंकटचलैया ने कहा और बाकी जस्टिस सीकरी वगैरह वगैरह सबने कहा कि इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन, ताकि ये सारे पिलर इस तरीके से काम कर पाए, चारों पिलर रादर, मैं तो मीडिया को भी उसमें लेके चलता हूँ कि अल्टीमेटली जो वी द पीपल है कॉन्स्टिट्यूशन के, आम लोग है, सारी हमारी आबादी है, उनको सारा बेनिफिट मिले, और जहाँ जुडिशरी की बात होती है वहाँ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की बेनिफिट मिले। तो जो भी अभी अतुल चंद्रा जी और सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि एक्चुअली में कुछ उसमें होता है मेरिट, जब कोई करप्शन का चार्ज आए या कोई इशू आए रिपोर्टिंग करने का, वो जो भी फैक्ट हो, अल्टीमेटली हमारी जिम्मेवारी बनती है चारों पिलर्स की कि हम अपनी मर्यादाओं को, दायरे को देख लें और खुद समझे, सेल्फ रेगुलेशन, कि इससे आगे हमें नहीं जाना है। बिकॉज इससे हम आगे जाएंगे तो एक जज या एक केस के बजाय हम पूरे इंस्टीट्यूशन को प्रॉब्ली इरेपरेबल डैमेज करेंगे, जिसको सुधारने में अरसे लग जाते हैं। तो एक तो ये बात है कि मीडिया वैसे ही बिल्कुल सेल्फ रेगुलेशन के रिजीम में रहा है। एनडीए का आपने जिक्र किया, और भी सिमिलर बॉडीज हैं। प्रेस काउंसिल को छोड़ के लास्टली जो नया मीडिया की प्लेटफॉर्म्स हम देख रहे हैं, जो नए तरीके मिले हैं रिपोर्टिंग के, लोगों से जुड़ने के, इंफॉर्मेशन को कैरी करने का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडेड, सोशल मीडिया इंक्लूडेड, ये सबके स्पेस में लार्जली आपके केस में तो सेल्फ रेगुलेशन है। सोशल मीडिया में बहुत बड़ा वैक्यूम है, जिसमें सिर्फ एक आईटी एक्ट की प्रोविजन है जो काम करती हैं। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन को टेस्ट करने के लिए। राम जन्मभूमि की हियरिंग के दौरान
हम भी पक्षकार थे। हम जो बाबा ने वो मूर्तियां रखी थी 1949 में, उनके पक्ष पे थे, बिल्कुल आगे थे। और एक किसी का नाम हम नहीं लेंगे, बट एक हमारे आदरणीय सीनियर एडवोकेट ने एक किताब को फाड़ा और तुरंत विद इन सेकेंड्स, बिकॉज मीडिया वाज अलाउड, अंदर से सब लोग कुछ तरह के न्यूज चारों तरफ फैल गए कि सीनियर काउंसिल ने किताब फाड़ दी। सामने हम खड़े थे। वाकया एक्चुअली ये हुआ था कि जज साहब ने कुछ ऐसा बोला कि नहीं, इसकी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, ये किताब को हम रेफर नहीं करेंगे। जवाब में ये हुआ कि रेफर नहीं करेंगे तो रख के फाड़ दे, कुछ भी करेंगे, फाड़ दो, फाड़ दिया उन्होंने। तो बिल्कुल एक नॉर्मल कम्युनिकेशन था, इसमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं थी। लेकिन अगले 10 सेकंड के अंदर पूरे देश में एक हल्ला हो गया कि एकदम स्टैंड ऑफ हो गया है आदरणीय जजेस के बीच में, और उसकी बाद में सुधार हुई। अगले 2 दिन में क्लैरिफिकेशन के बाद क्लैरिफिकेशन आए। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? एक तो सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म को थोड़ा और टाइटन अप करके, जैसे माइकी को ले लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसने अपने डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइंस निकाला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज कीजिए, लेकिन किस दायरे में यूज कीजिए। सिमिलरली जो हमारे सेल्फ रेगुलेटेड बॉडीज है मीडिया की, वो कुछ बिल्कुल डायरेक्ट इस पे आचरण की संहिता निकाले। और उसके बाद जो हमने कोशिश की थी, अब उस पे आते हैं कि मीडिया रेगुलेशन की बहुत सीरियस कोशिश थी। उसमें प्रैक्टिकली सारा हमारे मीडिया के लोग प्लस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स मिलकर कुछ एक रूपरेखा बनाई थी, जिसमें ये कोशिश थी कि सेल्फ रेगुलेशन को मेंटेन किया जाएगा मीडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, उसको टच नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, बट उसके ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी होनी चाहिए जो स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जहां पे यदि सेल्फ रेगुलेशन कुछ इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकता है तो फिर वो स्टैट्यूटरी बॉडी उसमें आ जाए। आई थिंक उस तरह की कुछ रूपरेखा मेरे ख्याल से अभी जो कुछ महीनों या कुछ सालों में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई है, आई थिंक दोबारा से उसकी जरूरत सोचने की जरूरत है। और उसमें क्या होना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। पवन दुग्गल साहब, यहाँ पर जब ये तमाम हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे थे तो बार बार सोशल मीडिया का नाम आ रहा है, और आप एज ए साइबर एक्सपर्ट भी हैं, वकील भी हैं और एक पत्रकार भी हैं, तो तीनों ही स्थिति को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि हम लोग एज ए पत्रकार ये नहीं कह सकते कि प्रिंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, टेलीविज़न इरिस्पॉन्सिबल है, या प्रिंट और टेलीविज़न ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सोशल मीडिया इरिस्पॉन्सिबल हो गई है। आप जो आज की तारीख में देख रहे हैं ओवरऑल एक जर्नलिज्म की, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, जब एक प्रिंट के जर्नलिस्ट को भी सबसे पहले ट्वीट करना है, सबसे पहले खबरें बतानी है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में सोशल मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है और वो बेलगाम भी ज़्यादा है। किस तरह से आप इस एक तरह से एक बड़ा जो गैप है, जो बड़ा वैक्यूम है, इसको भरने का कौन सा उपाय आप देखते हैं और प्रॉब्लम कहाँ पर देखते हैं? देखिए, आज इंटरनेट ने हम सबको पूर्णतः बदल दिया है। इंटरनेट ने हम सबको ग्लोबल ऑथर, ग्लोबल ट्रांसमीटर और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर ऑफ डेटा बना दिया है। बिल्कुल। तो जो पारंपरिक परिभाषा थी मीडिया की, अब वो संपूर्णतः परिवर्तित हो गई है। अब सिटीजन जर्नलिज्म या नेटिजन जर्नलिज्म या नेटिजन मीडिया एक नया प्रकरण हम सबके सामने आया है, जहां पर हर आदमी जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है या मोबाइल फोन है, वो स्वयं न केवल खबरें बना सकता है, खबरें प्रकाशित कर सकता है। तो यहाँ पर अंकुश लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए, आज की अगर हम खबर देखें तो ट्विटर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्विटर हैंडल से उनको परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जी। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि साथ अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी के सोशल मीडिया हैंडल को बंद कर सकते हैं तो कितनी जबरदस्त पावर आपके पास होगी। तो कहीं ना कहीं अब बातें हो रही है कि शायद ये मीडिया सेंसरशिप हो रही है, नहीं होनी चाहिए, लोगों को अभिव्यक्ति का पूरा जो आनंद है वो मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में आज हम लोग के पास कोई बहुत जबरदस्त प्रावधान नहीं है, केवल हमारे पास धारा 79 है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, जो स्पष्ट तौर पर इस प्रकार के जो नेटिजन जर्नलिस्ट हैं उनको परिभाषा में लाती है इंटरमीडियरी के, और उन्हें दायित्व देती है कि वो ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतें जब वो अपनी ऑब्लिगेशन का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन क्या सावधानी बरतनी चाहिए,
खास तौर पर इस तरह के ऑनलाइन मीडिया के लोगों को लेकर, उस पर अभी तक सरकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 के थे वो जनरल ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं, वो इस संदर्भ में बात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ठोस कारगर कानूनी प्रावधान लाने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपको एक डेटरेंट मैसेज के लिए कोई टेस्ट केस भी लेना पड़ेगा। ये सारी स्ट्रैटेजी एक साथ आप लेंगे तब कहीं जाके आप अपने मकाम तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। आखिर ये पूरा जो मामला उठा, वो मामला उठा है एक हाल फिलहाल में, जब जस्टिस बोबडे ने ये कहा कि गलत रिपोर्टिंग ऐसी की गई है, भ्रामक रिपोर्टिंग की गई है कि मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूं, अपने किसी सहयोगी जज के खिलाफ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। अब यहाँ पर एक सवाल है जस्टिस एनके गुप्ता, ये सवाल मेरा आपसे होगा कि जस्टिस बीके मुखर्जी ने बचिंडा रामकृष्णा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1952 में जो फैसला दिया था, उसके हिसाब से जजों पर भ्रष्टाचार के यदि आरोप लगते हैं तो उस पर रिपोर्टिंग हो सकती है, खुल के हो सकती है, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अब जबकि हाल फिलहाल में इस तरह के मामले आ रहे हैं और इस तरह की रिपोर्टिंग भी हो रही है, और एक कयास सा रिपोर्टिंग लगाया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा कर सकते हैं, तो आखिर एक तो गलत क्यों, दूसरा यदि आप हम मीडिया वालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ, विशेषकर न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आवाज उठाने से रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गैग नहीं है, ये मीडिया की आवाज को चुप कराना नहीं है। देखिए, ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और किसी के खिलाफ बोलना, अब हम जजेस लेते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पहले, इनके खिलाफ आपका इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस है, तो आप लोगों का परसेप्शन इनके खिलाफ बदलेंगे या जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो बदलेगा इनके खिलाफ परसेप्शन, या फिर आप कोर्ट में ही जाइए, उनसे कहिए आपने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है, परमिशन दें, आपके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। खाली ये मीडिया में बोल देना और फिर चुपचाप बैठ जाना, कोई कार्रवाई नहीं करना, तो ये तो किसी की मलाई नहीं कर रहे हैं ना। नहीं। और जज तो अपनी कोई बात मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या नहीं करने जा रहा हूँ, वो कभी पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये उसके नहीं। मैं इस बात में बिल्कुल आपके साथ हूँ कि पहले से कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये सवाल है कि यदि किसी तरह की रिपोर्टिंग अगर है हमारे पास, तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको रिपोर्ट करेंगे, और हालांकि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि अभी अतुल चंद्रा ने भी उदाहरण दिया। आपको ऐसा लगता है कि इतनी भी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं होती है जितनी चिंताएं ज्यादा हो गई हैं? तो देखिए, वो बात ठीक है, प्रेस का अपना रोल है, फोर्थ पिलर है, बट और उसका है पब्लिक के परसेप्शन को बनाना या बिगाड़ना, दोनों में से एक रोल है, बनाना है या बिगाड़ना है। तो बिगाड़ने की तरफ ना चले, बनाने की तरफ चले, है ना। बिल्कुल, उसके लिए उनको बैलेंस रखना पड़ेगा कि आप एक्यूरेसी करिए, ट्रुथ में जाइए, ऑब्जेक्टिव दीजिएगा, तो इन सेल्फ रेगुलेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पब्लिक परसेप्शन के लिए आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करके और टीआरपी के लिए करेंगे तो गलत है। अब ये बात ना कौन किसको कहे और कौन कैसे डिसाइड करे कि ये किस लिए हो रहा है, ये तो बहुत अजीब सी बात हो जाती है ना। बिल्कुल। अब वो भी पब्लिक ही कहती है, हाँ, जजेस तो नहीं कह रहे। सत्यप्रकाश जी, यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है कि अब जिस तरह के ये सब सवाल उठने लगे हैं, अभी तक भी देखा जाए तो जैसा कि जजेज ने भी कहा कि हम जुडिशरी को, न्यायपालिका को होली काउ समझ के चलते हैं और उस पर रिपोर्टिंग बड़ी सोच समझ के अभी तक हमने देखी है। इसके पीछे जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक डर ये भी था, कंटेम्प्ट का डर इतना ज्यादा होता है कि कई बार हम जो सही बात होती है वो भी कहने से बच जाते हैं। आपको लगता है कि ये सारी कवायद जो हो रही है, जो बार बार सोशल मीडिया के नाम पर कही जा रही है और मीडिया के आगे बढ़ने के नाम पर कही जा रही है, ये फिर से उस डर को और पैदा करेगा और बढ़ाएगा कि कंटेम्प्ट का डर दिखा के हम रिपोर्टिंग से बचने लगेंगे? देखिए, कंटेम्प्ट का जो कानून है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, उसमें ही बहुत सारी खामियां हैं। आप देखिए, आप कंटेम्प्ट केसेस के अगर एनालाइज करेंगे, एक कैटेगरी है पॉलिटिशियंस के खिलाफ कंटेम्प्ट, बिल्कुल, उनके खिलाफ शायद ही कभी होता है कि कोई एक्शन होता है। दूसरा कैटेगरी है ब्यूरोक्रेट्स की, वो बेचारा पहले ही आके माफी मांग लेता है, गलती नहीं भी करी हो तो वो कंटेस्ट नहीं करेगा, पहले माफी मांग। तीसरा
तीसरी कैटेगरी जो है ना, आप कहें कि जो एक्टिविस्ट की है, वो जुडिशरी किसी तरह अपना पल्ला छुड़ाती है। हमने कई केसेस हाल में भी देखे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। बिल्कुल, हाँ। तो जुडिशरी किसी तरह अपना पल्ला छुड़ाती है, उनको लगता है कि हम कहाँ फंसे हैं। और एक कैटेगरी मीडिया जिसमें कि अगर वो मीडिया के खिलाफ कोई एक्शन सीधे तौर पे आमतौर पे लेते नहीं है, लेकिन इतनी तारीखें पड़ती हैं कि कोई जर्नलिस्ट जाएगा, फिर अगले महीने जाएगा, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, और उसमें एक सीमा के बाद वो पत्रकार भी माफी मांगता है। मैंने देखा है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के एडिटर इन चीफ लोगों के एफिडेविट्स फाइल होते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। कुछ मामलों में गलत रिपोर्टिंग हुई थी, तो जहां नहीं भी होता है वो माफी मांगता है। बिल्कुल। तो ये जो कंटेम्प्ट का लॉ, और जिस तरह एक खास सीमा के आगे तक जजेस आते हैं, मेरे ख्याल से एक बैलेंस नहीं है। जहां पे एक्शन होना चाहिए, जहां पे एक्सट्रीम केसेस होते हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट बचने की कोशिश करता है, और कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि आप आइडेंटिकल केसेस भी किसी में एक्शन होता है, किसी में नहीं होता। बिल्कुल। तो कंटेम्प्ट का लॉ, द वे इट्स इम्प्लीमेंटेड, बिल्कुल, और ये जो जजेस हैं उन पे डिपेंड करता है। कोई जज बहुत लिबरल हो सकता है, कोई बहुत कंजर्वेटिव हो सकता है जी, और मैग्नेनिमिटी कोई शो करता है, कोई शो करता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। पवन दुग्गल साहब, यहाँ पर एक सवाल और भी है। जब कंटेम्प्ट की बात चल रही है, तो हाल फिलहाल में जैसे सोशल मीडिया के कुछ खास मैं नाम नहीं लूंगी, पर कुछ खास ऐसे जो कॉमिक स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, उनको लेकर उन पे कंटेम्प्ट चलाने की बात हुई, और उनका जो मजाक उड़ा उन पे कंटेम्प्ट चलाने की बात हुई। ऐसा नहीं लगता है कि अब ये सब कुछ होगा तो कहीं ना कहीं पेंडोरा बॉक्स सा खुल जाएगा और रोकना मुश्किल हो जाएगा, विशेषकर सोशल मीडिया की बात मैं करूं तो? मुझे लगता है कि हम सबको थोड़े ध्यान से ट्रेड करना चाहिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि अगर आप कंटेम्प्ट सोशल मीडिया के ट्वीट्स पर या पोस्ट पर करना जाएंगे, हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर ये कंटेम्प्ट हो जाए कि कंटेम्प्ट की जो डिग्निटी है वो ही कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो इंडिया में हैं, इतने सारे उपभोक्ता हैं जो बाहर हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक्सरसाइज करते हुए जजेस को क्रिटिसाइज करते हैं या एलिगेशंस लगाते हैं, या किसी प्रकार से पब्लिक डोमेन में ज्यादा जानकारी लाना चाहते हैं ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रह सके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी को मैग्नानिमस होना पड़ेगा कि ठीक है, सोशल मीडिया पर तो आप जब आपने हर सिटीजन को एक जर्नलिस्ट बना दिया है, तो हर व्यक्ति के बरखिलाफ जाना और हर एक के बरखिलाफ आपने बोलना, कंटेम्प्ट करना, वो कंटेम्प्ट की जो गरिमा है वो भी कहीं ना कहीं नष्ट जरूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आप भारत के बाहर हैं, आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप भारतीय जुडिशरी को बिलो द बेल्ट हिट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके बरखिलाफ कार्रवाई ना की जाए। कुछ एग्जाम्पलरी केसेस में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मायना है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी आ रही है, तो उसको मुझे लगता है कि आप कंटेम्प्ट के दायरे में ना लेकर आएंगे, तभी गरिमा बनी रहेगी इस इंस्टीट्यूशन की। जी बिल्कुल। और जैसे चपलगांवकर, एज यू नो इन फॉरेन कंट्रीज शुड बार बेंच प्रेस गाइडलाइंस बी इशूड फॉर प्रेस कवरेज एज फॉरेन कंट्रीज यूज्ड टू डू? Those guidelines have yet, but to my mind, such issues, because if there are fixed guidelines in a written form, that also creates some difficulty. So, all eventualities are not contemplated by the rule makers. So therefore, the discretion should be on your book. बिल्कुल। जस्टिस एन के गुप्ता, अब जब हम सुधार की बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, बार बार ये हो रहा है कि जो हो रहा है कोर्ट में वो आप दिखाइए, और उस जो फैसला आता है आप उस पर बात कीजिए, न कि आप कयासों पर जाइए। आपको लगता है कि जो लाइव टेलीकास्ट की बात कही गई थी कि कोर्ट जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो उनका, उससे बहुत हद तक एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल रिपोर्टिंग को बल मिलेगा?
लाइव टेलीकास्ट इज ए गुड थिंग, बट बेसिक क्वेश्चन ये आता है लाइव टेलीकास्ट में, अगर कोई वही बात है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जज, अब जज क्वेश्चन क्यों पूछता है, अब इसकी 10 इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं 10 आदमी। अब जज इसलिए पूछता है कि वो क्लैरिफिकेशन चाहता है अपने माइंड में, बिकॉज ही इज द पर्सन हु हैज टू राइट द जजमेंट। लेकिन अब उसके 10 मतलब निकल जाएंगे अगर ये इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो। और जज इससे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि भाई मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, और वो एक क्वेश्चन को पूछता है तो अपनी क्लैरिफिकेशन भी करता है, कई बार अपना डाउट होता है उसको भी खत्म करने के लिए कर सकता है। इट इज वेरियस रीजन टू आस्क फॉर, it is not required for a judge or from anybody rather to show the reason, isn't it? तो इसलिए ये जो लाइव टेलीकास्ट है ये हो जाएगा तो इसमें काफी कुछ एडवोकेट को भी और जजेस को असर पड़ेगा, फिर मतलब बेसिकली वो कमेंट के लिए ज्यादा हो जाएगा कि लाइव टेलीकास्ट में ये हुआ था, वकील साहब ने ये बोला था, फिर जज साहब ने तो इसको बेसिकली बाद में जजमेंट में डील ही नहीं किया, तो एंड इन दैट वे फिर वो पता जजमेंट बहुत देर में आ रही है। It will have its own effect also. Though it is a good thing कि आप उसको लाइव टेलीकास्ट कर दें, but live telecast in any case it's right now it's like that only when जी बिल्कुल। आजकल तो जब हम ऑनलाइन केसेज की हेयरिंग हो रही है तो ऑलमोस्ट यही है, लाइव टेलीकास्ट जैसा ही है, जो कि एक कम से कम वकीलों तक तो पहुंच रहा है और प्रेस रूम में भी ये दिया जा रहा है। बट सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर लाइव टेलीकास्ट भी नहीं और रिपोर्टिंग पर सही रिपोर्टिंग की कवायद भी है, तो आखिर किया क्या जाए? मनोज जी, आपका क्या सुझाव होगा? जी, इसमें हम जो भी अभी पिछले 40-50 में डिस्कस होते रहे थे, उसमें 2 चीजों में हम थोड़ा इंटरप्ले कर रहे हैं, फैक्ट और ओपिनियन। रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट में किसी भी कोर्ट को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज करेक्टनेस में भी एक ब्रॉड कॉन्टोर्स होता है, एज लॉन्ग एज उसके अंदर रहे। ये जहां हम ओपिनियंस की बात आ जाए, अभी दुग्गल जी ने कहा कि इट इज एम्पावर्ड मिलियंस टू बिकम रिपोर्टर्स, बहुत अच्छी बात है, बट वो एक्चुअली रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो ओपिनियंस दे रहे हैं। और कई बार ये होता है कि प्रेस के लोग हमारे जो कोर्ट रूम में होते हैं, जैसा आपने बोला कि मिनट बाय मिनट रिपोर्टिंग होती है अभी, मिस्टर एक्स नहीं बोला, मिस्टर वाई नहीं बोला, जस्टिस ये नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी खुल गया सिस्टम, इट्स एज गुड एज उनका चेहरा नहीं देख के बाकी चीजें आप सब जान रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बट उसमें कहीं भी यदि लाइन क्रॉस होती है और ओपिनियन की बात आने लग जाती है, somebody start commenting on that, तो कमेंटिंग का क्या दायरा होना चाहिए, क्या एक नॉर्म सेटिंग होनी चाहिए, वो नेटिजन्स के लिए अलग, और मीडिया जो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रही है टू द नेटिजन, तो उनको जो फीड जा रहा है उसके बेसिस पे रिएक्शन आ रही है। ये जो कॉमिक वाले भाई साहब है, इन्होंने एक रिएक्शन दिया, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया कुछ, तो ये दोनों की अलग अलग बास्केट में देखने की जरूरत है, और दोनों को अलग अलग तरीके से लार्जली सेल्फ रेगुलेशन में रखना है। पवन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसको आप कहाँ तक जाके रेगुलेट कीजिएगा? बिल्कुल, अब कल के अब चांद में भी घर बनाने लग जाएंगे, मार्स में भी घर बनाने लग जाएंगे, सही बात है। वहाँ कोई बैठ के ट्वीट करेगा तो वहां जाकर उसको अरेस्ट करेगी जी, सोशल सेल्फ रेगुलेशन इज द आंसर। बिल्कुल, लेकिन जस्टिस डीपी चौधरी, जब आप मनोज जी अपनी बात रख रहे थे कमेंट की और फैक्ट्स की, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, जो आज अभी तक के जो तमाम मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से यदि मैं देखूं तो मैक्सिमम जो रिपोर्टिंग हुई है, जिसको हम भ्रामक रिपोर्टिंग कह सकते हैं, वो तब हुई है जब जजेस के ऑब्जर्वेशन की बात कही गई है। वो फैसले में नहीं था, जज ने अदालत में कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, उस पर ही हेडलाइन बनाई गई और उसी को रिपोर्ट किया गया। आपको लगता है कि जो जजेस जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, ये मीडिया की रिपोर्टिंग इस पर नहीं होनी चाहिए, और ये कहा जाना चाहिए कि नहीं, मीडिया तभी रिपोर्ट करेगी एक मामले में जब पूरी के पूरे जजमेंट आ जाएगा? हाँ, ये जो आपने बताया है कि एक्चुअली जो ऑब्जर्वेशन होता है, कभी कभी डिस्कशन चल रहा है कोर्ट में, तो डिस्कशन का बारे में कभी सवाल आते हैं और भी जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं जजेस, तो सारी को रिपोर्ट होना नहीं चाहिए। एक्चुअली उनका जो फाइंडिंग है, जो ऑब्जर्वेशन जो फाइंडिंग में आएगा वो होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ भी ऑब्जर्वेशन आते हैं जो जैसे कि फाइनल में वो भी परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब नहीं कि हर ऑब्जर्वेशन को आपने रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो इसीलिए रिपोर्टर्स ने जो है उन्होंने देखना चाहिए कि ये जो जजेस ने बताया कि वकील साहब ने बताया उसका बीच में क्या है,
उसका बीच में थोड़ा बहुत उनका दबाव सवाल चल रहा है, इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग का लायक है। तो उनका जो फाइंडिंग जो डिटेक्ट करेंगे तभी उनको रिपोर्ट होना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी उनको रिपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन डिस्टिंग्विश करना चाहिए। जी सत्यप्रकाश जी, आपका क्या सुझाव होगा? कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो जजेज के ऑब्जर्वेशन होते हैं वो कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। कम से कम चूंकि मीडिया एक मास से जुड़ी हुई व्यवस्था है और हम लोग पूरी जनता के लिए काम करते हैं, कई बार जजेज का कोई कमेंट होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका असर बहुत दूर तक जाता है। आपको लगता है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन को भी रिपोर्ट में रखना चाहिए और इसको इस तरह से बार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल रिपोर्ट करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम जो रिपोर्ट करते हैं, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करते हैं। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जब रिपोर्ट करते हैं तो आप जो कुछ कोर्ट में हो रहा है और आप पत्रकार के रूप में आपके दिमाग में जो कुछ एक सिस्टम है उसको फिल्टर करके उस खबर क्या है बताता है लोगों को। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ी दिक्कत कि आमतौर पे जो जजेस हैं, दे आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द मीडिया। They don't know most of them, और इसके कारण अलग अलग तरह की भ्रांतियां पाल रखी है लोगों कि मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है। फंक्शनिंग के बारे में एक अटेम्प्ट लिया गया था, जस्टिस के जी बालकृष्णन जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो विज्ञान भवन पे कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। 2 साल तक ये चला, तो उसके बाद बंद हो गया, जिसमें कि मीडिया के सारे स्टॉलवर्ड्स, ऑल लीगल रिपोर्टर्स, सारे लीगल रिपोर्टर्स, एडिटर्स और एडिटर चीफ्स जो बड़े बड़े अखबारों के चैनल्स के, उनको सबको बुलाया गया और जजेस और मीडिया के लोग आमने सामने होकर कि किसको किससे क्या दिक्कत इसके बारे में उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया था। ये प्रक्रिया टूट गई है। मेरे हिसाब से प्रक्रिया शुरुआत होनी चाहिए। मुझे याद है मैं एक बार मणिपुर हाईकोर्ट गया था, जहाँ जजेस के मीडिया और रिलेशनशिप है इसके बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया। इस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। और ये जो आदान प्रदान, क्योंकि एज ए लीगल जर्नलिस्ट आई अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, बट द जजेस डू नॉट नो अबाउट मीडिया फंक्शन। ये उनको जानने की जरूरत है। जब तक वो नहीं समझ पाएंगे तब तक ये गैप बन जाएगा। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जो कि गोपाल साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी और लॉ के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, और इस खेल में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चुका है और कानून बहुत पीछे छूटा हुआ है। और जो आईटी एक्ट है उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारी खामियां हैं, और मीडिया जितना एक्सपैंड हो गया है और जिस तरह की फंक्शनिंग लॉ उसको रिलेट नहीं कर पा रहा। तो आईटी एक्ट तो बिल्कुल मिसिंग। और ये गैप की पॉलिसी पैरालिसिस है, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, गैप बहुत बढ़ गया। और ये बांटने के लिए there has to be some initiative on the part of the executive, legislature and media bodies. बिल्कुल। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो मीडिया को रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन की स्थिति है अभी इंडस्ट्री को, उसी को अगर स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी जाए तो शायद दिक्कत है वो बहुत हद तक उसका समाधान हो सकता है। जी शायद। और लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पूरे, आप लोग जैसे तमाम जानकारों ने जो बात रखी है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो दो व्यवस्थाएं हैं इनके बीच में जो भ्रम की स्थिति है, जो एक दूसरे पर अविश्वास की स्थिति पैदा होती जा रही है, उसको दूर करने की कहीं ज्यादा जरूरत है। और मीडिया को भी अपने अंदर झांकने के लिए हम सभी को एक लीगल मैगजीन चलाने के मद्देनजर भी मैं खुद इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जब भी रिपोर्टिंग की जाए वो काफ़ी सही, सटीक और सच्ची हो। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि हमारे तमाम पत्रकार जो हैं इसकी कोशिश ज़रूर करते होंगे। यदि नहीं करते हैं तो इसे करने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि पत्रकार भी कभी न कभी कहीं न कहीं प्रभावित भी हो जाता है, और इसकी वजह से या फिर शायद जानकारी की कमी की वजह से भी बहुत कुछ होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि लीगल रिपोर्टिंग के लिए एक ख़ास फ्रेमवर्क बनाया जाए
और इसको मीडिया अपने ऊपर स्वयं लागू करे। और ख़ासकर सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, जैसा कि पवन दुग्गल साहब ने कहा कि इसे कंट्रोल करने से ज़्यादा इसको समझना और इसको इसके अलग तरीके को समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि अलग तरह के कानून हमें सोचने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, और इसका सदुपयोग कैसे किया जाए इसके बारे में भी समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मैं हाजिर होंगी एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आज बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।